जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इल लर्निंग विद दुर्गेश पे। आज हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में 30 दिवसीय जीएस की जो महागाथा सीरीज है उस सीरीज में एक अहम और महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब या नवीन राज्यों के उदय में जो बंगाल था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में आते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। मैं हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको क्रम वाइज क्रम लिखवाता चलूँगा। बीच में मैं आपसे 1 मिनट के लिए बताना चाहूँगा कि मेरी तबीयत प्रॉपर वे में सही नहीं है, लेकिन आपके कैरियर, आपके लक्ष्य से बढ़कर मेरी तबीयत नहीं है, इसलिए मैं आपकी क्लास में उपस्थित हूँ। तो मैं आपसे बस एक निवेदन करूँगा कि अगर आवाज़ को लेकर या अन्य स्थिति को लेकर आप अन्य किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें, बस आप अपना बेस्ट दें। मेरी शुभकामना सबके साथ है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो प्लासी का जो युद्ध था उसमें ब्रिटिश जो विजय हुई थी उसका कारण क्या था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा अंग्रेज 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री शाहसुजा की अनुमति से स्थापित कर ली थी, लेकिन फिर उसी के बाद आपने देखा क्रम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति लेना उन्होंने लगातार शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने आया वो यह आया है कि जो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश जो विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देना जरूर चाहिए आप लोग को। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस प्रश्न का जवाब होगा कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। क्या होगा? बंगाल के प्रभाव में बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि आई। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करूंगा। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये प्लासी का युद्ध 23 जून, लिख लीजिएगा शायद आपके काम में आ जाए। 23 जून बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। यह भी प्रश्न आपको तैयार रखना होगा, किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और यह युद्ध एक तरह से धोखे से, क्योंकि युद्ध हुआ ही नहीं था, तो धोखे से यह युद्ध अंग्रेज जीतने में कामयाब रहते हैं। और सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद में अंग्रेज का भारत में वाणिज्य स्वरूप बन गया। मैंने अगर देखा जाए तो प्लासी के युद्ध के बाद उनका जो वाणिज्यिक साम्राज्य था, जो आर्थिक साम्राज्य था, वो भारत पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है। अगला प्रश्न आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पे है। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध में के विषय में सत्य नहीं, माने 3 सत्य है, 1 सत्य नहीं है। तो बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को लॉक किया जाए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें सभी लोग फटाफट। चलिए देखिए, मैं आपका समय नहीं गवाऊंगा और आपकी संख्या काफ़ी कम है। मैं चाहूँगा आप संख्या को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करें, वीडियो को शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिला आज, इसी वजह से संख्या काफ़ी कम है। तो यहाँ पे होगा कि 23 जून 1775 में को प्रातः ये युद्ध प्रारंभ हुआ और उसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। ठीक है, कह रहा है कौन सही नहीं है प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आप लोग बताइए। फिर कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध में दौरान अपने कैंप में बुलाया था। नवाब के तोपखाने प्रमुख मीर मदन की हत्या की युद्ध आरंभ हुई थी। 23 जून के दिन मध्य में नवाब युद्ध के मैदान छोड़कर पलायित हो गया था। अब आपको बताना निम्नलिखित में से इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का उपयुक्त जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग। चलिए मैं आपको यहाँ स्पष्ट बता दूं, समय आपका नहीं लूंगा। देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प जो गलत है वो ए है। ठीक है, ए जो गलत है वही सही है। क्यों? आइए जानते हैं। देखिए बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। और आगे हम लोग देखते हैं कि यह 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को कब हुआ था? 1757। यहाँ क्या लिखा है? 75। इसलिए यह प्रश्न आपका
गलत है। और विकल्प गलत क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो गलत है वही सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। आसान प्रश्न है, कौन एक सही सुमेलित है, माने तीन है, एक इसमें गलत है। तो यहाँ पे है कि एक सही सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित है, वो कौन है। तो एक एक करके मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो बताएं कौन से विकल्प को हमें ताला लगाना है, कौन से विकल्प को हमें सही बताना है। देखिए यहाँ पर इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो जगत सेठ, ये बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये सही है। अगर यहाँ पे दे रहा है कि जो राय दुर्लभ, यहाँ पे दिया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार था। जी नहीं, राय दुर्लभ मीर जाफर का दीवान था। क्या था, मीर जाफर का दीवान था। मीर जाफर दीवान, अगर मीर जाफर का दीवान अगर पूछता तो मीर मदन नहीं था, राय साहब था। कौन था, राय दुर्लभ। इसलिए यह भी गलत है और यह भी गलत है। मीर मदान सिराजुद्दौला द्वारा लड़े गए प्लासी के युद्ध में उसकी सेना की टुकड़ी को नेतृत्व कर रहा था। माने जो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दिया है मीर मदान, मीर मदान, यहाँ पे देख रहे हैं ना मीर मदन। तो ये जो मीर मदान है, इस सिराजुद्दौला लड़े गए प्लासी के युद्ध में उसकी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, और एक गोली लगने से साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और जो राम नारायण था, वह सिराजुद्दौला, राम नारायण ये मीर जाफर का दीवान था। राम नारायण जो क्या था, ये मीर जाफर का दीवान था। किसका था, राम नारायण मीर जाफर का दीवान था। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। यहाँ पे जगत सेठ जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो यहाँ पे मैंने जो की पॉइंट बताया वो लिख लीजिएगा। क्यों, राम नारायण मीर जाफर का दीवान था, और मीर मदान सिराजुद्दौला का एक टुकड़ी का नेतृत्व करता था, एक तरह का एक टुकड़ी का सेनापति कह सकते हैं आप उसे, और राय दुर्लभ मीर जाफर का दीवान था। तो ये पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप जुड़ते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि आज इसकी नोटिफिकेशन नहीं गई, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आगे है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। एक आसान प्रश्न है, शायद में आप बता पाएंगे, क्योंकि मैंने ये कई बार बताया। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, एकदम आसान प्रश्न है, आज के टॉपिक भी वही है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके प्रश्न का जवाब दें। आपका जवाब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं अभी थोड़ी सी कहानी बताऊंगा कि क्लाइव की सेना 950 यूरोपी पैदल, 100 यूरोपी तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना में लगभग 50,000 थे। लेकिन अब सोचिए 50,000 सेना होने के बाद भी ये कैसे युद्ध, प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और लॉर्ड क्लाइव जीतता है और सिराजुद्दौला हारते हैं। एक बड़ी कहानी, एक बड़ी पटकथा है। मैं आगे जब कभी स्पष्ट करूंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा ऐसा क्या हुआ था वहां पे। शायद आपको पता होना चाहिए कि बंगाल, देखिए इसका युद्ध, इसका आंसर आप लोगों ने एकदम सही बताया, प्लासी का युद्ध। देखिए अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के नेतृत्व में जो 23 जून, ये युद्ध को मैंने कई बार बता दिया, लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, 23 जून 1757 को ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी कहाँ है, ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे है। और इस युद्ध में दोनों सेनाओं प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते जो मीर जाफर व राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। लेकिन राय दुर्लभ यहाँ पे मारा भी जाता है, जबकि सिराजुद्दौला का जो एक टुकड़ी का अगर देखा जाए तो सेना नायक भी था। तो यहाँ पे एक तरह से आप लोग एग्जैक्ट में सुनिएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 23 जून 1757 को जो मुर्शिदाबाद के यहाँ पर हुआ था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मोहनलाल व मीर मदान के अधीनता वाली छोटी सेना ने, जिसने फ्रांसीसी अफसर की सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। तो इस प्रकार अंग्रेजी सेना बिना किसी लड़ाई के यह युद्ध जीत गई। मतलब कहा जाए बिना लड़ाई कर कोई युद्ध जीता गया था लॉर्ड क्लाइव द्वारा, तो प्लासी का युद्ध था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। अब अभी मत कहिएगा सर मुझे नहीं पता कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। मैंने भी ऊपर स्पष्ट किया कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो सभी लोग फटाफट बताएं कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए मैंने भी बताया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें बिना
युद्ध की एक तरह से कहा जाए युद्ध हुआ ही नहीं, और युद्ध सिराजुद्दौला हार हो जाती है और लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है, और भारत में अंग्रेजी सत्ता की जो राजनीतिक न कहकर एक आर्थिक वृक्ष का दोहन होना शुरू होता है। यहाँ पे इसका विकल्प सी जिसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप जैसे जुड़ेगा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की लाइव क्लास में नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। मैं आपसे कई बार कहूँ जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ जाएंगे। अगर आपको डेली क्लास पढ़नी है तो देखिए 1757 क्या होगी, 1757 माने प्लासी का जो युद्ध था वह 1757, ठीक है, 23 जून 1757, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? एक आसान सा प्रश्न, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और आप कहेंगे तो मैं एक एक नवाब के बारे में एक एक जैसे मुर्शिद कुली खां के बारे में, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, ठीक है, फिर मीर जाफर, मीर कासिम, इन सभी के बारे में एक एक करके बताता चलूँ, लेकिन आपकी संख्या आज काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा युद्ध जिसने भारत में, तो इस प्रश्न का जवाब मुझे लग रहा है आप सभी को पता होगा, वो था प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध, एकदम राइट आंसर है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था और भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व का यहीं से क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, अगर आप शेयर कर देंगे तो आपकी महान कृपा हो जाएगी। वैसे मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि मैं सीरीज जो शुरू किया हूँ इसे मैं खत्म करना ही करना है। आपकी संख्या चाहे जितनी भी रहे, तो मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो इतनी मदद कर सकते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। सभी लोग फटाफट विकल्प बताएं कमेंट करके कि इसका क्या जवाब होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। सभी लोग फटाफट जवाब दें कमेंट करके। देखिए यहां पर अगर हम इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता अगर मानी जाने की बात करें, तो इसका जो प्रश्न का विकल्प क्या होगा, क्या उत्तर होगा बताइए आप लोग? वो था, बताइए, बक्सर का युद्ध। क्या था? बक्सर का युद्ध। देखिए प्लासी की युद्ध की गणना भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में जरूर की जाती है, और प्लासी युद्ध में जो अंग्रेजी सेना थी उसने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया, दूसरी तरफ नवाब की सेना था। लेकिन यहां पर अगर हम बक्सर की बात करें तो नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सिराजुद्दीन के सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध के क्षेत्र में एक भी गोला था बिना दागे वापस हो गए, और 22 अक्टूबर 1764 को एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर के युद्ध कहते हैं, जहां पर प्लासी के युद्ध के बाद उनकी एक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी भारत में। वहीं अंग्रेजों की जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो 22 अक्टूबर, लिख लीजिएगा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसका डेट लिख लीजिएगा आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, ये 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को एक निर्णायक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध से अधिक महत्व, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम भारतीय शक्तियों की जो संयुक्त सेना थी उनके विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता जो थी वो साबित हो चुकी थी। इस बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को एक साथ मिलकर कंपनी का सामना नहीं कर पाई। यहां से मुगल बादशाह के जो पेंशनर बन गए। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो कर रहा था, ये लिख लीजिएगा, मुनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो मुनरो था। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहां से अगर किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई बार बार कमेंट कर रहा है कि
यहाँ पर जो नाम लिखा गया था टॉपिक का तो गलत था, तो ठीक है, मुझे नहीं आता। अगर आपको समझ में आती है कि आपको क्लास आपके पढ़ने योग्य तो पढ़िए, और नहीं समझ में आती है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको जो पढ़ा रहा है वो बेहतर और सही है तो पढ़िए, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं और वयस्क हैं, और एक वयस्क का मतलब ये होता है भारत में आप एक सरकार चुनने की अपने आप में एक व्यक्तित्व गरिमा रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना समझदार जरूर होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। अब ये मत कहिएगा सर ये प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। मैंने भी स्पष्ट ऊपर कर दिया था कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना का सेनापति कौन था। देखिए, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति मुनरो था। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, जस्ट मैंने भी बक्सर के युद्ध में मुनरो लास्ट में लिखा था, मैंने आपको पहले बताया। यह प्रश्न भी आगे आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, ठीक, अभी कई बार आपको मिलेगा ये, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तीन तरफ थे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, उड़ीसा, बंगाल और मिलाकर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें इस प्रश्न का जवाब किसी का जवाब गलत नहीं होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करो, अगर अभी तक हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन मुझे क्लास पूरी पढ़ानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि इस सीरीज को हर हाल में पूरी तरह से कंप्लीट करना, और एक अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक बार अगर आपने सीरीज पूरी खत्म कर ली, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे आप पीएनपी की शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की 4000 वैकेंसी की जूनियर की बात करें, प्राइमरी की बात करें, एसएससी, रेलवे, बैंक की किसी भर्ती परीक्षा की बात करेंगे, यूपी SSC की बात करें, चाहे लेखपाल, वीडियो, कहीं से भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि मेरी सीरीज सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के आधार पर मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि यह प्लासी का युद्ध तो नहीं, लेकिन बक्सर का युद्ध जो था वह एक निर्णायक युद्ध की भूमिका निभाया था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से भारत में प्रभावी हो चुकी थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी। माने 3 लोगों ने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, लेकिन एक व्यक्ति इसमें से ऐसा था जिसने 1764 के जंग में अपना योगदान नहीं दिया था। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जरूर देंगे। देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये युद्ध जो हुआ था ये 22 अक्टूबर को हुआ था, जस्ट मैंने ऊपर स्पष्ट किया। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ये डेट याद रखिएगा। मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों से युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, और उस समय वही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौता हुआ और तीनों ने संयुक्त सेना पटना के पास बक्सर में अपना डेरा डाल दिया। अब ये पूछता है बक्सर कहाँ है, तो बक्सर क्या है? पटना के पास है, याद रखिएगा। तीनों की सेनाओं ने क्या किया? वहां पे डेरा डाल दिया। और 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, लिख लीजिएगा, मुनरो भी मैंने कई बार बताया, जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या की? इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, याद रखिएगा। ये कहां भागा? दिल्ली की ओर भागा, और वहां पर उसकी जाकर 1777 में मृत्यु हो जाती है। मीर कासिम के बारे में आगे भी इसके बारे में बताऊंगा, इसने कितना बड़ा विश्वासघात किया था। फिर यहाँ पे देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में भारत के वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता जो थी वो स्थापित हो गई, और मीर जाफर 1765 में जाकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कि कौन ऐसा था जो अंग्रेज से जंग ही नहीं लड़ा था, तो मैंने बताया शुजाउद्दौला ने भी लड़ा था और शाह आलम द्वितीय वहाँ पर बैठे थे। तो मैं आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मोहम्मद खां वंगस, मोहम्मद खां वंगस, क्योंकि बताया मैंने मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, क्योंकि मीर कासिम युद्ध की चेतावनी रोकने की बात करता है, लेकिन शाह आलम जब वो शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है वहां पे शाह आलम द्वितीय बैठे रहते हैं। इन तीनों की संयुक्त सेना क्या करती है? बक्सर नामक स्थान जो पटना के नजदीक है, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध छेड़ देती है।
ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेज विजयी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, हो चुका होगा। शायद आपको इसके बारे में अन्य बातें अगर मैं बताऊं तो जो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच 1764 में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर कर्नल ने किया, लेकिन सुजाउद्दौला की सेना 1.5 लाख सैनिक होने के बाद सुनकर कर्नल मैदान छोड़कर भाग गया। सुनिएगा, मेजर कार्नर लिख लीजिएगा, जो मेजर कार्नर था उसने सुजाउद्दौला की जब 1.5 लाख सेना का नाम सुना वो मैदान छोड़कर भाग गया। इसके बाद मेजर मुनरो, इसके बाद हेक्टर मेजर मुनरो वो अंग्रेजी सेना का कमान संभालता है, और फिर यह युद्ध जो है अंग्रेजी सेना यहाँ पर विजयी होती है, और भारत में प्रभुत्व सत्ता जो होती थी वो किसकी, बक्सर के युद्ध में, वह अंग्रेजों की दबदबा और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जरूर पूछेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य एकमात्र है मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर तरह से क्लियर कर दूं कि भविष्य में यहाँ से कभी कोई गलती ना होने पाए। तो सभी को समझ में आ गया? तो जिनको समझ में आ गया जल्दी जल्दी वाई कमेंट करें, जिन्हें नहीं समझ में आया वो यन कमेंट करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सभी लोग फटाफट जवाब दें, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? एकदम आसान प्रश्न है, और याद रखिएगा मैंने आपको पहले बताया, जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पे देख रहे हैं इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर इलर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपका जवाब किसी का गलत नहीं होगा। देखिए, मीर जाफर, मैंने अभी बताया था ना कि मीर जाफर की मीर कासिम। यहां पे बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? देखिए, यहां पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कंपनी तथा नवाब के बीच 1763 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। कंपनी तथा नवाब के बीच कई झड़पें होने के बाद मीर कासिम हार गया, मीर कासिम हार खाई, लेकिन 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नाम मीर जाफर था। कौन था उस समय? मीर जाफर था। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला भी भैया वो तो हार चुका, वो तो 1757 की युद्ध बात थे, ये 1764 की बात हो रही है। तो यहां पे देखिएगा, मैंने अभी बताया ना कि जो मीर कासिम थी वो 1763 तक था, लेकिन जब 1764 की बात आती है उस समय मीर जाफर था, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर ए होगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर रखिएगा अपने पास सुरक्षित। मीर जाफर था, 1764 में मीर जाफर था। मीर जाफर 63 से 65 तक था ही, मीर जाफर जो था ये 1763 से 65 तक था। इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, कभी भविष्य में ऐसे प्रश्न आप गलत ना करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस प्रश्न को रखें अपने पास सुरक्षित। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फटाफट बताइए जवाब, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, सभी लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि मैं आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपका समय काफी बहुमूल्य कीमती है। आपके जवाब काफी सही आ रहे हैं। शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। देखिए, शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध के बाद, कब बक्सर युद्ध कब हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। तो ऐसे लिख लीजिएगा, पहले बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये अब तो पता हो गया 1764 में क्लियर हो गया। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि, ये पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि दूसरी, ये कब हुआ? ये 16 अगस्त को हुआ, जिस दिन आप कब 16 अगस्त 1765 हुआ। इसमें भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो भगोड़ा सम्राट था भागा हुआ, शाह आलम द्वितीय तथा इलाहाबाद और अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, मैंने अंग्रेजी ने इसे संरक्षण में ले लिया और इलाहाबाद में ही इसे रख दिया। फिर शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा, इसके पहले उसने जो फरमान जारी किया था 1765 12 अगस्त को,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, उसे बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। क्या करेगी? जिसके बदले कंपनी सम्राट को कितना? 26 लाख रुपया देगी। कितना देगी? 26 लाख रुपया देगी। पेंशन देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। निजामत जो है उसके व्यय के लिए 53 लाख देगी। उस समय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। याद रखिएगा, उस समय गवर्नर पूछ सकता है तो लॉर्ड क्लाइव था। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है। और इलाहाबाद की दूसरी जो संधि थी, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। संधि के अनुसार अंग्रेज बंगाल के बाद अवध में ही कर मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका सी इसका राइट आंसर है। ठीक। दीवानी को मैं अभी आगे समझाता हूं क्योंकि अभी ये प्रश्न आएगा। ठीक। लॉर्ड क्लाइव को भारत ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है जो काफी महत्वपूर्ण है। 1763 के कई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? एक आसान प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। उम्मीद करते अगर आपने कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे और सही देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप लोग का प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं ही बताता हूं अगर आप नहीं बताएंगे। देखिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प होगा मेजर हेक्टर मुनरो। मैंने भी आपको ऊपर बताया था, मेजर हेक्टर मुनरो था। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में 1763 युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब? 1763 ऊपर जैसा कि दिया गया है। इसमें कई बार हुआ जिसमें मीर कासिम हार गया। वो बचकर, जान बचाकर अवध पहुंच गया। अवध के नवाब तथा मुगल के सम्राट से मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इन तीनों की सम्मिलित सेना फिर आगे जाकर युद्ध करती है बक्सर नामक स्थान पर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, लॉर्ड क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। लॉर्ड क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वो क्या था? सभी लोग फटाफट जवाब दें। कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? अच्छे से आप लोग ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, याद करेंगे भविष्य में। जब भी आप मेडल इंडिया की किताब खोलेंगे या किसी अन्य चैनल पर जब विजिट करेंगे तब आप याद करेंगे लेनी दुर्गेश को। देखिए अगर लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो पहली बार बंगाल आया था वह देखिए कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के रूप में। याद रखिएगा। अगर लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो मैंने अभी कुछ देर पहले जस्ट अभी बताया था कि जो लॉर्ड क्लाइव था उसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगर हम लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो शायद आपको यहाँ पे स्पष्ट होगा कि जो लॉर्ड क्लाइव था पहले तो ये 1757 से 60 तक था। ये कार्यकाल नंबर फर्स्ट हो गया इसका। फिर यहाँ से इसका कार्यकाल नंबर सेकंड होता है। 1765 से 67 तक इसका सेकंड कार्यकाल। ये 2 कार्यकाल तक था, मतलब एक बार के बाद ये दोबारा आता है। तो ये पूछा गया दोबारा क्यों आया? तो दोबारा आना कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान के दल के नेता के रूप में, क्योंकि जो अली वर्दी खां के बाद उसका जो सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बना दिया गया। फिर 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला की सेना पोर्ट विलियम को घेर लिया। अभी पोर्ट विलियम भी प्रश्न आगे आएगा। फिर 5 दिन के पश्चात अंग्रेजी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट में दी गई और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल को अधिकार करने की आज्ञा दे दी गई। और फिर लॉर्ड क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में पहली बार सामने आया। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ, उसमें वो विजयी रहा। इसलिए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा? डी होगा। ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा।
बंगाल के दोहरे शासक को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। बंगाल के दोहरे शासन को किस शासक ने समाप्त किया? सभी लोग फटाफट कमेंट जवाब दें। देखिए, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, आप लोग का उत्तर एकदम सही आ रहा है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग सही जवाब है। वारेन हेस्टिंग सही जवाब है। देखिए, अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करें तो जो लॉर्ड क्लाइव था, मैंने भी बताया कि 2 बार आया था, लेकिन बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली अगर देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की थी, लेकिन 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय लिया। अगर लागू करने की बात करता कि किसने लागू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। कब? 1765 में यह लागू किया था। लेकिन समाप्त करने की बात कर रहा है तो 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कब? 1700 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय किया तथा कलकत्ता में परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने हाथ में ले ले। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि परिषद तथा प्रधान मिलकर अब राजस्व बोर्ड बन गए तथा बोर्ड में अपने कर को संग्रहण की नियुक्ति कर दिए गए। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प 20 का सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज है, क्योंकि पूरी तरह से आपको बंगाल को ख़त्म करना है। तो बंगाल तभी खत्म होगा जब हम लोग सभी तथ्यों पर अपना पूरा प्रकाश डालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। किसने षड्यंत्र में हिस्सा नहीं लिया? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अभी ब्लैक होल क्या, मैं भी आपको बताता हूँ ब्लैक होल क्या है, दीवान क्या। क्लास खत्म होने के लास्ट में आप लोग अपने प्रश्न पूछिएगा, मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अभी क्लास तो अच्छे से खत्म हो जाने दीजिए। देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि किसमें इस षड्यंत्र में भाग लिया। तो इस षड्यंत्र में मीर जाफर अमीन चंद्र। 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता जीत लेने के बाद लॉर्ड क्लाइव को कलकत्ता को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए भेजा गया। और लॉर्ड क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः वापस जब प्राप्त करने के लिए वहां पे पहुंचे तो उसने पहले अधिकारियों को क्या किया? षड्यंत्र रचकर उन्हें अपने आप में मिलाना चाहा, जिसमें मीर जाफर, सेठ जगत चंद्र, दुर्लभ चंद्र, अमीन चंद्र, इन तीनों चारों को आपस में मिला लिया। इस प्रकार इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प 20 का राइट आंसर है। ठीक, क्लियर? मनोज कुमार जी, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़िए। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? देखिए, एक टॉपिक का ब्लैक होल अभी छूट गया, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भूगोल का भी ब्लैक होल आता है और यहाँ पर भी ब्लैक होल आता है। सब कहेंगे सर अब ब्लैक होल घटना कब थी? यह 20 जून 1756 को घटित हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल क्या था। ये 20 जून 1756 की घटना थी। देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? एकदम सही जवाब है अली वर्दी खां ने। देखिए, अली वर्दी खां के बारे में अगर हम आपको बताएं थोड़ा सा, तो 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा। ठीक है, और 16 वर्षों के शासन में उसने मुगल बादशाह को कभी भी राजस्व नहीं भेजा, यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। ठीक है, और फिर अली वर्दी खां ने यूरोपियों के लोगों की तुलना
मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक का विवाह ढाका, दूसरी का विवाह पूर्णिया और तीसरी का विवाह पटना के शासकों से हुआ था। फिर 1756 अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया, जिसे अली वर्दी खां ने अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अली वर्दी खां होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसे आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। ठीक है, क्योंकि बाकी मैं अपना तो काम कर रहा हूं। फारूक सियर के फरमान से किसे सहूलियत पाई? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। फारूक सियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? देखिए, अगर फारूक सियर के फरमान से सहूलियत की बात करें हम, तो इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को मिली। क्या मिली? बंगाल में। देखिए, मुगल बादशाह फारूक सियर 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब 3000 वार्षिक शुल्क बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार अधिकार प्राप्त कर दिया। साथ ही 38 गांव खरीदने की अनुमति और बंगाल में शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति दे दी। तो यही बाद में चलकर इनके लिए गले की हड्डी भी बनती है, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? देखिए, अभी एक प्रश्न आया था सर बार बार, सर दीवानी क्या है? एक प्रश्न था सर दीवानी क्या है, तो बताइए आप लोग जानना चाहते हैं दीवानी क्या है? मैं लास्ट में बताऊं, सभी लोग बताएं। चलिए मैं आगे बता दूंगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अभी किसी ने कमेंट किया था सर दीवानी क्या है बताइए। देखिए, दीवानी प्राप्त करने का मतलब यह था कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाए। क्या करना? दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए हम आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, राजस्व वसूलने का, आपको कमेंट पता हो गया, राजस्व वसूलने का। ठीक है, बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की दूसरी संधि किया 1765 में। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले उन्हें 56 लाख रुपया प्रतिवर्ष निजाम मिलता था, तथा निजामत के लिए 53 लाख रुपया देती थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। काफी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जो पढ़ेंगे वो भाग्यशाली होंगे, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है काफी महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए। ठीक, अगला है आपका मीर जाफर था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मीर जाफर क्या था? फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अभी अब तक आपने लाइक नहीं किया है। देखिए, डेली क्लास की लिंक आपको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहेगा, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके भी जुड़ेगा आप लोग। मीर जाफर था, बहुत आसान प्रश्न है। ये बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। ठीक, अभी मत पूछेगा सर मीर जाफर। देखिए, प्लासी के इसका जो कार्यकाल था, लिख दे हम, 1757 से 1760 तक था। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। जिसके कार्यकाल में अंग्रेजों को कि बांटो और राज करने की नीति का सूत्रपात यहीं से होता है। और फिर 25 फरवरी 1760 को लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। फिर यहीं से इनकी सत्ता भी धीरे धीरे खत्म हो गई, उनसे वापस छीन लिया जाता है। ठीक है, हाँ, 30 जून 1757 को लिख लीजिएगा, 30 जून 1757 को। ठीक है, क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद पे बैठा दिया।
और नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी पुरस्कार के रूप में दी। 24 परगना की, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। प्रीति यादव ने सही बताया है, ठीक। प्रीति यादव ने एकदम सही बताया है कि 24 परगना और ब्लैक होल क्या था, छोटे से कमरे में अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जहां से दम घुटने से मृत्यु हो गई, उसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक है, ये घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। ये 18 फुट लंबी और 10 फीट चौड़ी कोठरी में बंद किया था। ठीक है, इसमें 23 व्यक्ति जिंदा बच गए थे और यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न यहाँ पर है, फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फोर्ट विलियम कहां पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, फोर्ट विलियम कहां पर है? तो ये फोर्ट विलियम, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, कलकत्ता। वर्तमान में कोलकाता है। कल मैंने बताया था कलकत्ता कैसे बना है, ये कोलकाता है। और यह न्यू जो थी ये 1697 में पड़ी थी। इसकी जो न्यू थी या आधारशिला थी 1697 में पड़ी थी। ठीक है, और विलियम तृतीय के नाम पर इसे फोर्ट विलियम कहा गया। किससे? विलियम तृतीय। विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज रखा गया, फोर्ट विलियम रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालीन कारण क्या था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें इस प्रश्न का। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालीन कारण क्या था? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। और क्लास के लास्ट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी आप लोग आराम से पढ़ते रहें। देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसान है क्योंकि हमने कई बार यहाँ पे पढ़ा दिया है। नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किले बंदी किया जाना, इसलिए इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो इसका विकल्प नंबर सी था। ठीक है, क्या था? विकल्प नंबर सी था, याद रखिएगा। ये सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी तथा उस पर तोप चढ़ाने से मना किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिस कारण सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 146 सैनिकों को 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। कितना? 18 फीट लंबे, लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज को, कितने? 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया। और 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दम घुटने से 123 अंग्रेज सैनिक मारे गए। कितने? 123 अंग्रेज सैनिक मारे गए और उसमें से बचने वाले थे 23 व्यक्ति जिंदा बच गए। कितने? 23 व्यक्ति जिंदा बच गए और दम घुटने से मरा था। इसे काल कोठरी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कोठरी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कोठरी। ठीक है, काल कोठरी कहते हैं और इस काल कोठरी को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। किसी ने कुछ देर पहले पूछा था कि ब्लैक होल क्या है, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया था कि ब्लैक होल क्या है। तो बताइए आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। जिनको समझ में आ गया वाई लिखे, जिनको नहीं समझ में आया वो यन लिखे। तो कि मेरा उद्देश्य क्या है कि आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचे, इसलिए मैं आपको लगातार अन्य तथ्यों को स्पष्ट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारे टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर हो चुके होंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई
कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? बताइए सभी लोग फटाफट। बताइए जवाब देकर फटाफट। ठीक, देखिए यहाँ पे 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता किलेबंदी को बंगाल के नवाब ने सिराजुद्दौला को क्या माना? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताएं, क्योंकि अब क्लास खत्म होने के कगार पर है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग फटाफट इसका प्रश्न का जवाब दें और फिर यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं आज की क्लास को। बताइए 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या माना? कमेंट कर बताइए क्या होगा, क्योंकि आज काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और कल फिर हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे इसी समय। 9:30 बजे क्लास चलती है, आपको पता ही होगा, इसलिए बार बार आपको समय सारणी तो बताया नहीं जा सकती कि सर कितने बजे होगा। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अपनी प्रभुत्ता पर आक्रमण। क्या होगा? अब बार बार कमेंट आ रहा है ब्लॉक ब्लॉक का, भैया कोई ब्लॉक ब्लॉक नहीं हुआ, फिर से चेक करिए आप लोग, ठीक है? बार बार दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक? कोई ब्लॉक व्लॉक है नहीं, केवल आप लोग नौटंकी करके यहाँ पे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। और अगर आगे से आप लोग ऐसा करेंगे तो टेक्निकल टीम आप लोग को पूरी तरह से ब्लॉक मार देगी। अब कोई ब्लॉक व्लॉक है नहीं, क्योंकि क्लास चल रही है और क्लास में कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक? ध्यान से देखिएगा कि इसमें 1756 में अली वर्दी खान की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो पोता था सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठा और फिर अंग्रेजों के साथ उसके संबंध बिगड़ने लगे। अंग्रेजों को कलकत्ता में फैक्ट्री किलेबंदी करने से रोका, अंग्रेजों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। फिर नवाब ने लगा कि यार मेरे संप्रभुता पर आक्रमण है, मेरे संप्रभुता पर खतरा है, इसके लिए उन्हें 1757 का प्लासी का युद्ध करना पड़ा। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध करना पड़ा, ठीक? क्लियर हुआ आपको? मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे एक छोटा सा प्रश्न है कि कलकत्ता का नाम कोलकाता है, मतलब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलकर कलकत्ता शहर बना था? ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, कल मैंने ये बताया था। दूसरी बात, मैं एक लास्ट बार हिदायत दे रहा हूं, जितने लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर डेली लाइव क्लास पढ़ने आते हैं, अगर पढ़ने के अलावा इतिहास के अलावा अगर अन्य किसी पर टिप्पणी करेंगे तो टेक्निकल टीम तुरंत उन्हें रिमूव करेगी। दोबारा ई-लर्निंग विद दुर्गेश चैनल से कोई भी वीडियो नहीं देख पाएंगे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई किसी को डिस्टर्ब किया कल से कमेंट सेक्शन में, तो यकीनन आप दोबारा वीडियो नहीं देख पाएंगे। आराम से पढ़िए, सबको पढ़ने दीजिए। अगर आपको चैटिंग करनी है तो जाके सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पढ़ने वाले लोग आते हैं, यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए लोग आते हैं, और इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद 3-3 घंटे तक हम होमवर्क करके आपके लिए आते हैं। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, लोगों को पढ़ने दीजिए। अगर नौटंकी की है कोई भी तो उसे तुरंत टेक्निकल टीम बाहर कर देगी कल से। देखिए कल मैंने बताया था सुनातनी, कलिकाता और गोविंदपुर। कल अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको पूरा स्पष्ट होगा। सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था, ठीक? और जाप चारनाथ, याद होगा, जाप चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। जाप चारनॉक ने कब? 1690 में। यह बात कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल अगर आपने क्लास पढ़ी हो, और आज उसे कोलकाता के नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहां पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे। बाकी सभी क्लास की जो नई कल से कुछ नई क्लासेज आपकी लगेंगी, उसकी जो टाइम टेबल की सीरीज है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आपको सर्च करना होगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ठीक है? और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको जुड़ना है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतर लगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो
जो मॉडर्न इंडिया से, वो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी मॉडर्न इंडिया की सीरीज में मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में क्या चीज़ें आपको आज नवीन राज्यों के उदय में आपको क्या नहीं समझ में आया। बंगाल का जो नवाब था पहले मुर्शीद कुली खां था, 1713 से 27 तक था। फिर उसका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से 39 तक गद्दी बैठा। फिर उसका पुत्र सरफराज खां 1739-40 एक साल के लिए गद्दी पर बैठा। फिर उसका जो दामाद था अली वर्दी खां, फिर वो गद्दी पर बैठता है। फिर उसका पुत्र अमीना बेगम, फिर सिराजुद्दौला 1757 में अमीना बेगम का जो पुत्री पुत्री होती है अली वर्दी खां की, उनका फिर बेटा जो होता है सिराजुद्दौला वो बैठता है 1756 से 57 तक। फिर मीर जाफ़र 2 बार बैठता है, एक बार बैठता है 1757 से 60 तक, दोबारा 63 से 65 तक बैठता है। तो याद रखिएगा मीर जाफ़र 2 बार गद्दी पर बंगाल के बैठता है। ठीक है, दूसरा फिर हम देखेंगे पुत्री कौन थी, फातिमा बेगम थी। फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दा, मामिर खान, ये सब बहुत सारे टॉपिक थे जो आपको पढ़ाने थे, लेकिन वो जब हम लोग अच्छी सीरीज़ की पूरी पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे पूरा बता दूंगा। जैसे एक शब्द था खालसा भूमि क्या थी। तो जो मुर्शीद कुली खान ने नई भूमि राजस्व जो बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि को एक बड़े भाग को जो क्या कहते हैं खालसा भूमि बना दिया, इसे इजारा व्यवस्था मतलब ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की, उसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। तो ये सारे शब्दावली जो हैं वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं वहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेगा। एक आता है प्रश्न, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ये 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक करके पढ़नी थी जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन मैंने आपको उम्मीद जितना टॉपिक पढ़ा दिया, आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे आपको इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग टाइम पता होगा कि टाइम कितने बजे हैं, आप 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जीएस की जो महागाथा सीरीज है आप इस पर लाइव आ जाया करिए। चाहे आप फेसबुक पेज पे देखेंगे तो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, चाहे आप यूट्यूब पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, दोनों जगह ये क्लासेज आपको लाइव मिलेगा। और ये जीएस सामान्य देने की सीरीज है जो भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो लोग भी पढ़ते हैं इसकी नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि अगर एक बार आपने इसके नोट्स बना ली, सारे प्रश्नों को सीरीज को हल कर लिया, तो फिर जब मैं और प्रश्न कराऊंगा या परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इससे बाहर से नहीं आते, बस इन्हीं में से घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का यहाँ से जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आपके पास 30 सेकंड है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई कह रहा है याददाश्त के लिए हमें और आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब मैं इंटर की परीक्षा देने के बाद तब से मैं लगातार जीएस पढ़ रहा हूँ, और जीएस अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, किसी भी चीज़ को अगर आप अपना बेहतर देंगे तो आपकी मजबूत होगी। याद करने के लिए कभी मत पढ़िएगा, इतनी बार पढ़िएगा कि याद हो जाए, और ये प्रयास करिएगा इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको तथ्य जल्दी याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। जी बीना जी, जरूर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ईश्वर करे आप लोग जल्दी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंपनियों के राज्य हड़प करने की जो नीति थी वो क्या थी, कैसे उन्होंने राज्यों को हड़प किया, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनियों ने भारतीय राज्यों को कैसे हड़प किया। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी को जो क्रम से पूछा जाता है, सबसे पहले उन्होंने किससे हड़प्पा था, जैसे सतारा को, फिर जयपुर को, फिर संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत राज्यों का विलय कैसे किया। तो उन सभी बातों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे और प्रयास करेंगे वहाँ से प्रश्न जो है कभी गलत ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं तब, बाय बाय। फिर मिलते हैं। कल की सभी शेड्यूल को टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। कल काफ़ी क्लासेज आपकी होंगी और जीएस के लिए इसे अच्छी तरीके से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।